So, hello everyone, we will be continuing with the series. So, the next keyword that we will be dealing is the liberty. अब liberty word का क्या मतलब होता है? Liberty का मतलब होता है कि absence of restraints on activities of individual. किसी भी इंसान के किसी भी काम पे आप कोई भी तरीके का बाउंडेशन नहीं लगाओगे, कोई भी बाउंड्रीज नहीं लगाया जाएगा, किसी भी चीज़ को करने से उसको रोका नहीं जाएगा. ये होता है लिबर्टी वर्ड का मतलब. बट यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से सिक्योर किया गया कि आपकी लिबर्टी किसी और को वो हैम्पर ना करे, किसी और आपकी लिबर्टी से किसी और की लिबर्टी ना ख़त्म हो. ठीक है. द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन of India liberty of thought, expression, belief, faith and worship through their fundamental rights. तो आपके थॉट में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके बिलीफ में आप एकदम पूरी तरीके से फ्री हो. आप किसी भी तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. बट ये नहीं होता कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप दूसरे की चीज़ों को ख़त्म करोगे. ठीक है. हाउएवर लिबर्टी का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको किसी भी चीज़ की लाइसेंस दे दी गई है. ये वर्ड का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपको किसी भी चीज़ की लाइसेंस दे दी गई है. तो लाइसेंस ये आप इस वर्ड से बिल्कुल मत समझना. ठीक है. आपको लिबर्टी इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने राइट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सको. ठीक है. लिबर्टी एज इलाबोरेटेड इन द प्रियम्बल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम. इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस चीज़ को चलाने के लिए लिबर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. However, liberty does not mean license to what one likes and has to be enjoyed within the limitation. तो हर इंसान के ऊपर एक लिमिटेशन होती है कि आप इस चीज़ के बियॉन्ड वो चीज़ें नहीं कर सकते. लाइक जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कि बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इन दिवाली. तो आप क्रैकर्स बर्न करना ये हमारा रिचुअल है, हमारे हिंदू रिलीजन का ये रिचुअल है कि हर इंसान क्रैकर बर्न करता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक रोक लगाया कि आप 10 बजे के बाद ये चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज 10 बजे के बाद हर इंसान के सोने का टाइम होता है. तो ये उनकी लिबर्टी है कि वो सोने का टाइम है. तो आप उनकी लिबर्टी के टाइम में आप अपनी लिबर्टी ये नहीं कह के बोल सकते कि मेरी लिबर्टी है हम इस क्रैकर को बर्न करेंगे एंड हम नॉइज़ पोल्यूशन करेंगे, हम नॉइज़ क्रिएट करेंगे. नो, देयर आर सम लिमिटेशंस टू एक्सरसाइज योर लिबर्टी इन हैविंग चेक एंड बैलेंसेस अपॉन द अदर्स एज वेल. ओके. So, in brief, the liberty conceived by the preamble of fundamental rights is not absolute but qualified. ठीक है. वो absolute नहीं है. absolute का मतलब होता है पूरी तरीके से फ्री. आपको पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया गया है. नहीं, वो absolute नहीं है. आपके ऊपर considerable restrictions लगाए जा सकते हैं किसी भी चीज़ को implement करने के लिए. ठीक है. And as we have said that it is a borrowed constitution, so ideals of liberty, equality, fraternity, liberty, equality and fraternity, these are all taken from the French constitution. और ये French revolution के बाद ये concept आया था. ठीक है. So we will be now dealing. I hope you're getting my points what I am trying to tell you all. Okay. If any doubt then you can easily ask me in the comment section. I'll be clearing each and every doubt. Okay. सो द नेक्स्ट कीवर्ड इज़ इक्वालिटी. अब इक्वालिटी का क्या मतलब होता? इक्वालिटी का मतलब होता कि आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं या नहीं. किसी की सुपीरियॉरिटी, किसी की इन्फीरियॉरिटी, इन सब चीज़ों के बेसिस में नहीं होना चाहिए. ठीक है. और इन सब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के थ्रू भी दर्शाया गया है, DPSP के थ्रू भी दर्शाया गया है एंड बहुत सारे लॉज भी बने हैं कि हमारे उन चीज़ों को किसी भी को भी इन्फीरियर नहीं ट्रीट करना है और किसी को भी अपनी सुपीरियॉरिटी नहीं दिखानी है. अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स बोला तो फंडामेंटल राइट्स में कहाँ कहाँ प्रोविजंस ये चीज़ें लिखी गई हैं. 14 आर्टिकल, 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 17 आर्टिकल, 18th आर्टिकल. नाउ यू विल बी टेलिंग in the comment section कि what is आर्टिकल 14, 15, 16, 17 and 18. ये चारों आर्टिकल्स जो हैं ये क्या हैं. आप विथ डिटेल यू विल बी राइटिंग अबाउट द नेम ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स. ओके. एंड ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये सब डील करते हैं इक्वालिटी से रिलेटेड. ठीक है. द टर्म इक्वालिटी विच मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस. किसी भी इंसान को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. वो किसी भी तरीके का, सबसे पहली बात, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया जाएगा और किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा. हाँ, आई नो दैट कि एक
जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उन लोगों को दिया जाता है जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड एंड अनप्रिविलेज्ड लोग होते हैं। बट यहाँ पे इक्वालिटी का सेंस वो नहीं होता, यहाँ पे इक्वालिटी का सेंस ये बोला जाता कि आप किसी भी इंसान को इन्फीरियर नहीं ट्रीट करेंगे, आप किसी भी इंसान को सुपीरियर नहीं ट्रीट करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि मेन को अलग ट्रीट करेंगे, वुमेन को अलग ट्रीट करेंगे, बोथ विल बी ट्रीटेड अलाइक। ओके, there are two provisions in the Constitution that seek to achieve political equality. No person to be declared ineligible for the inclusion in the electoral rolls on the grounds of religion, of caste, race, sex. ठीक है, तो आर्टिकल 325 के थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात किया गया है कि किसी को भी इलेक्टोरल रोल में नाम आने से नहीं रोका जा सकता अगर वो पर्टिकुलर किसी कास्ट का हो या वो किसी कलर, रेस, सेक्स का हो, तो नहीं उसको रोका जा सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत बार इस चीज़ से डील कर लिया कि पॉलिटिकली इक्वल इस आर्टिकल 326 के थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलती है। ओके, I hope you're getting all my points. Okay, so now we will be dealing with the last keyword, that is fraternity. Often we get confused कि fraternity का क्या मतलब होता है, fraternity word क्या imply करता है। ठीक है, fraternity का बहुत अगर सिंपल सेंस में अगर हम लोग देखें तो दैट इज़ ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना हमारी सोसाइटी में, अगर आप इस वर्ड से समझ रहे हो तो ये बहुत सही डायरेक्शन में है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो अब फ्रेटर्निटी की फीलिंग कैसे ये हो रही है? अगर यहाँ पे 2 सिटीजनशिप होती तो स्टेट की अलग होती, कंट्री की अलग होती, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है, जिससे कि ये पता चलता है कि हम सब एक हैं, हम लोगों के पास एक सिटीजनशिप है। ठीक है, ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A है, ठीक है, उसमें ये चीज़ें मेंशन है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। तो एक ब्रदरहुड की फीलिंग, हारमनी की फीलिंग, ह्यूमैनिटी की फीलिंग अपनी सोसाइटी में हमें प्रमोट करने के लिए ये एक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि हम लोग क्लेम करते हैं अपने स्टेट के अगेंस्ट में। डीपीएसपी वो होता है जो कि स्टेट को रिक्वायर करता है कि आप इन प्रोविजंस को के अकॉर्डिंग आप लॉ को बनाइएगा, लेकिन हम हमेशा अगर राइट्स की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये बोलता है हमारा स्टेट, दैट इज़ हमारा कंट्री इंडिया, हमसे ये मांग करता है कि आप कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि अपने कंट्री को डिवोट करें। उन्हीं ड्यूटीज़ में से एक ये ड्यूटी आती है ब्रदरहुड की ड्यूटी, दैट इज़ यू हैव टू स्प्रेड ब्रदरहुड इन योर सोसाइटी। ठीक है, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स फ्रेटर्निटी एज टू अश्योर 2 थिंग्स। 2 चीज़ों के लिए प्रियम्बल डिक्लेयर होता है। पहला क्या होता है? डिग्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी इससे मेंटेन रहती है। ठीक है, अगर आप ब्रदरहुड फैलाएंगे, अगर आप भाईचारा फैलाते हैं तो किसी को भी हम नीचा नहीं दिखाएंगे, इससे क्या होगा? हर इंसान की डिग्निटी मेंटेन रहेगी, प्लस यूनिटी प्लस इंटेग्रिटी हमारे नेशन का बना रहेगा। ठीक है, तो वर्ड, अब ये जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये भी वी नो दैट इट वाज इंसर्टेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसी से ये वर्ड मेंशन किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू के.एम. मुंशी, एंड अगर आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स को पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जो के.एम. मुंशी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, उन्होंने बोला था डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंश्योर्स material betterment and maintain a democratic setup, but that it also recognizes the personality of every individual is sacred। तो सिर्फ हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं, हम अपनी राइट्स की बात करते हैं, हम हर एक चीज़ की बात करते हैं, बट अगर किसी इंसान की पर्सनालिटी को हम सेक्रेड रख रहे हैं, अगर किसी इंसान की पर्सनालिटी को अगर हम यूनिक रख रहे हैं, सो दैट इज़ वॉट डिग्निटी इम्प्लाइज। ठीक है, this is highlighted through some of the provisions of the fundamental rights as well, TPSP as well, and fundamental duties भी। अगर आप closely examine करेंगे इन सारे
3 चीज़ों को, तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर हमसे क्या चाहता है, हमें वो क्या गारंटी करता है, एंड हम क्या किस चीज़ के लिए किसको किस तरीके से ट्रीट करें। वो सारी चीज़ें अगर आप वर्ड बाय वर्ड अच्छे से इन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स को पढ़ोगे, एंड इट इज़ नॉट, आई टेल यू दैट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, वंस फॉर लाइफ। आप ये चीज़ बिल्कुल ट्राई करना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक बार पढ़ना। I'm not saying it that read it in 10 days. You take the whole year to read that. But आप एक बार पढ़ना, एंड आप ये आपको बहुत अच्छे से आप क्लोजली अपने कंट्री के बारे में जानोगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या सोच के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एंड वो जानते थे ये चीज़ कि हमारे इंडिया का सिनेरियो आने वाले सालों में बदलेगा। सो उन्होंने कितने सारे क्लॉजेज दिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आई रिकमेंड यू ऑल वंस फॉर लाइफ, नॉट नाउ बट कभी आप लोग एक बार अपने लाइफ में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बार पढ़ना, वेदर इट वुड टेक 1 year or 2 year, दैट डजेंट मैटर, बट रीड द वर्ड्स वेरी केयरफुली एंड वेरी माइंडफुली कि आपको समझ में आएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दैट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, so protect the dignity of women by stating that it shall be the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women. वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और वो सारे प्रैक्टिसेस को इग्नोर करना जो कि वुमेन की डिग्निटी को पूरी तरीके से ख़राब करनी है, एंड दैट ऑल आर द डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस दैट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स लाइफ। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता है। ठीक है, The phrase unity and integrity of the nation embraces both psychological and टेरिटोरियल डायमेंशन, दोनों डायमेंशंस की बात ये करता है। ठीक है, ऑफ नेशन। आर्टिकल 1 हम लोग अभी आने वाले चैप्टर में आर्टिकल 1 को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आर्टिकल 1 क्या बोलता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, टू मेक इट क्लियर दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन। यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। लेट मी टेक अ न्यू पेज। आर्टिकल 1 सेज ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं वो कोई अग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए नहीं हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अग्रीमेंट तोड़ करके आप इस कंट्री से बाहर निकल सकते हो। नो, दे कैन नॉट सीड फ्रॉम, दे हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन जो है ना वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ जोड़ा जा सकता है, एक स्टेट के कुछ पार्ट को दूसरे स्टेट के कुछ पार्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। आज कुछ सिटीज़ कुछ डिस्ट्रिक्ट अगर कुछ पार्ट ऑफ द स्टेट में है वो उसको जोड़ करके किसी और पार्ट पे बनाया जा सकता है, बट ओवरऑल आर कंट्री इंडिया इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसे कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, अखंड जिसे बोला जाता है। ठीक है, इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेक्शनिज्म and so on. So by this we have completed each and every keyword very minutely. I have told each and every topic of the preamble of the constitution. I think that you all got my point, whatever I was trying to teach, and हमारा प्रियम्बल हमें क्या बताना चाह रहा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, किस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चीज़ें आपको अब समझ में आ गई होंगी। आई होप दैट। सो थैंक यू सो मच। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर in the later videos as well. Thank you.